आज मैं कर रहा हूं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये एक स्वर संधि का प्रकार है। ये स्वर संधि है। स्वर संधि का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि स्वर संधि में हमेशा पहले पद का अंत भी स्वर में होता है और दूसरे पद का आरंभ भी स्वर में होता है। दीर्घ संधि में होता क्या है देख लो। दीर्घ संधि का मतलब यह है कि स्वर हमेशा दीर्घ बनना चाहिए। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं बताओ? दीर्घ स्वर होते हैं 3। या तो आ होता है दीर्घ, या बड़ी ई होती है दीर्घ, या बड़ा ऊ होता है दीर्घ। तो यही है दीर्घ स्वर। अगर किसी संधि के पहले पद के और दूसरे पद के जोड़ होने के बाद आ, बड़ी और बड़ा ऊ ध्वनि बने तो वो दीर्घ संधि होगी। इसे इस प्रकार समझो। देखो जैसे पहला पद, क्योंकि संधि में कितने पद होंगे? 2। दूसरा पद, इनके ही जोड़ को क्या बोलेंगे? संधि। पहले पद का अंत हो अ में, दूसरे पद का अंत हो अ में। दीर्घ संधि में यह नियम है कि जिस स्वर में पहले पद का अंत हो, दूसरा पद भी उसी का लघु या दीर्घ होना चाहिए। जैसे ये लघु स्वर है अ, दूसरा क्या है? आ, तो ये बनेगा आ। पहले पद का अंत हुआ आ में, दूसरे का हुआ अ में, तो ये भी क्या बनेगा? आ। तीसरे का अ में आरंभ हुआ, अंत हुआ, और आरंभ हुआ आ में, तो ये बनेगा आ में शुरू हुआ, आ में ही खत्म हो गया, तो भी बनेगा आ। तो इसका मतलब क्या है? कोई अन्य स्वर नहीं आने चाहिए। पहले पद का अंत जिस स्वर में हो उसी के लघु या दीर्घ में दूसरे पद का आरंभ भी हो। जैसे पहले पद का अंत दीर्घ आ में हुआ है तो अगले का लघु अ में हुआ है। अगर इसमें पहले पद का आरंभ लघु में हुआ है तो उसी के दीर्घ में दूसरे का आरंभ है। इसका अंत दीर्घ में हुआ है तो इसका आरंभ दीर्घ में हुआ है। लेकिन वही है, ये नहीं कि यहां इस लाइन में ई है और इस लाइन में आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ई के साथ ई ही आएगी। जैसे दूसरा इसका अगर हम कहें तो पहले पद का अंत ई में हो, दूसरे का ई में हो, तो ये बनेगी बड़ी ई। पहले पद का ई में हो, दूसरे का बड़ा ई में हो, तब भी ये बनेगी बड़ी ई। पहले पद का अंत बड़ी ई में हो, दूसरे का छोटी ई में हो, तब भी बनेगी बड़ी ई। बड़ी में अंत हो और दूसरे का बड़ी ई में आरंभ हो तो तब भी बनेगी ये बड़ी ई। यानी कि लघु या दीर्घ ही होने चाहिए। स्वरों में आपको पता है लघु कौन कौन से होते हैं? अ, छोटी ई, उ और री, इतने लघु होते हैं। और दीर्घ कौन से होते हैं? आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दीर्घ संधि में लघु और दीर्घ वही मिलकर के दीर्घ बनाएंगे। जैसे ये बनाया। उ में क्या होगा? देखो पहले पद का अंत हुआ उ में, दूसरे का हुआ उ में, तो ये बनेगा बड़ा उ। पहले का हुआ उ में, बड़ा उ में, और दूसरे का बड़ा उ में, तब भी बनेगा उ। पहले का हुआ उ में, बड़ा उ में, दूसरे का उ में, तब भी बनेगा उ। बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। लघु और लघु मिलकर के भी दीर्घ बनाएंगे। एक लघु एक दीर्घ हो तब भी दीर्घ होगा, दोनों दीर्घ जुड़ेंगे तब भी दीर्घ होगा। यह आपका दीर्घ संधि का नियम है। इसीलिए ई के साथ ई ही आनी चाहिए, उ के साथ उ ही आना चाहिए। छोटा है या बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। आ के साथ अ या आ ही आना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि आ दीर्घ है, इसी का लघु है अ। तो दीर्घ तभी बनेगा जब दोनों एक ही तरह के मिलेंगे तो दीर्घ बन जाएगा। उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे आप एक महत्वपूर्ण उदाहरण लिखते हो, विद्या धन आलय, तो इसमें अंत हुआ है आ में और इसमें आरंभ हुआ है आ में, तो ये बन गया ए का। अब यहां कितने हैं? 2 आ, तो ये दोनों आ मिल करके ए का बन गए हैं ये, तो ये विद्यालय बन जाएगा। जैसे आपने कहा रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, तो इस पद का अंत हुआ है रवि, किसमें हुआ है? छोटी ई में। इस पद का आरंभ किसमें हुआ? छोटी ई में, तो ये बन के क्या बन जाएंगी? बड़ी। तो रौ तो वही रहेगा,
वौ में से छोटी हट गई थी और ये ही मिलकर के ये इस छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी बन गई थी, तो ये बन जाएगा ये रवींद्र। जैसे उ वाला उदाहरण है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, आरंभ अंत हुआ, पहले पद का अंत हुआ छोटा उ में, दूसरे पद का आरंभ हुआ छोटा उ में, तो ये बन जाएगा बड़ा उ। तो अब देखो सौ तो वही रहा, ये दोनों मिलकर के बन गए हैं बड़ा उ। तो अब सु में जो छोटी ई की मात्रा उ की मात्रा थी अब वो बन जाएगी बड़ा उ की, तो ये हो जाएगा सूक्ति। तो इस तरीके से प्रत्येक जो पहला पद का अंत हो रहा है और उसी स्वर में दूसरे पद का आरंभ हो जा रहा है, चाहे वो लघु में हो रहा है दीर्घ में, तो ऐसे में जब वो बढ़ेगा बनेगा तो अपना ही दीर्घ बनाएगा। तो इस प्रकार जो संधि निर्मित होती है उसे बोलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब है दीर्घ स्वर का निर्माण।